बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ट्रांसपोर्ट लेयर का दूसरा प्रोटोकॉल जो कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है उसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे कि ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल से किस तरीके से डिफरेंट है और ये क्या क्या आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हमने इसके अंदर इसके सेगमेंट का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है कि जो सेगमेंट टीसीपी का बनता है वो किन किन चीजों पर मुश्तमिल होता है। हमने फिर रिलायबल डाटा ट्रांसफर के लिए भी देखना है कि किस तरीके से रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है, लॉस्ट पैकेट्स लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट्स के साथ किस तरीके से डील करता है, ये फ्लो को कैसे कंट्रोल करता है ताकि डिफरेंट डिवाइसेस जो इससे नीचे नेटवर्क लेयर के ऊपर काम कर रही होती हैं उनकी स्पीड को मैचअप कैसे किया जा सके, कनेक्शन को मैनेज कैसे करता है। फिर हम इसमें ये भी देखेंगे कि जब ट्रैफिक बहुत बढ़ जाती है तो किसी एक नोड के ऊपर या मल्टीपल नोड्स के ऊपर जब कंजेशन आ जाती है तो उसे टीसीपी किस तरीके से कंट्रोल करता है। ये चंद एक चीजें हमने स्टडी करनी, इनको हम बाई पार्ट्स पढ़ेंगे। 3 से 4 हमारे लेक्चर्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पर होंगे। अगर हम टीसीपी प्रोटोकॉल का ओवरव्यू लें, टीसीपी के बहुत सारे वर्जन हैं, इसके ऊपर बहुत सारे रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स आर्टिकल्स आए हैं 793, 1122 और इसके बाद भी काफी सारे इसकी मल्टीपल वेरिएशंस आती रही। ये जो प्रोटोकॉल है टीसीपी ये आपको पॉइंट टू पॉइंट एंड टू एंड रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें हम एक ही सेंडर और एक ही रिसीवर के साथ डील कर रहे होते हैं। मीन्स हम टीसीपी को ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें रिलायबिलिटी इस तरीके से भी अचीव होती है कि इसमें जो बाइट्स होती हैं, जो सेगमेंट्स होते हैं, जो स्ट्रीम होती है वो इन ऑर्डर होती है। अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर आएगी तो ये प्रोटोकॉल से नहीं बताता कि किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसके लिए हमें एप्लीकेशन लेयर को देखना पड़ता है। फिर इसमें पाइपलाइनिंग टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल किया जाता है। मींस मल्टीपल पैकेट्स जो है वो इकट्ठे सेंड कर दिए जाते हैं। आपने इस पैकेट के वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। जब तक हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम कर रहे हैं हर पैकेट एक सेगमेंट ही कहलाता है। अगर हम पैकेट को स्पेसिफिकली देखेंगे तो फिर वो इसके बाद वाली लेयर यानी नेटवर्क लेयर के ऊपर जो हमारे पास बनेगा वो एक पैकेट होगा। सो पाइपलाइन में ये कंजेशन को भी कंट्रोल करता है और फ्लो को भी कंट्रोल करता है और इसके लिए इसने विंडोज का एक साइज सेट किया होता है और विंडोज का साइज आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ के ऊपर बेस कर रहा होता है। अगर आपका नेटवर्क हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है तो फिर विंडोज का साइज भी बढ़ जाता है। जिस विंडो के अंदर, विंडो मींस एक वक्त में आपने कितने सेगमेंट्स को सेंड करना। फिर ये आपको फुल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन भी प्रोवाइड करता है। यानी एक ही टीसीपी के कनेक्शन के अंदर हम डाटा सेंड भी कर रहे होते हैं और रिसीव भी कर रहे होते हैं। इसमें मैक्सिमम सेगमेंट का साइज भी डिफाइंड होता है कि अगर आपका डेटा 1 MB का है या 1 GB का है तो उसका एक जो सेगमेंट बनना है उसका मैक्सिमम साइज क्या होगा। हमने इससे पहले जो यूडीपी देखा था उसके अंदर ये जो मैक्सिमम साइज था ये वेरिएंट था, जबकि इसके अंदर सेगमेंट का साइज एक टीसीपी के कनेक्शन के लिए हमेशा जो है वो एक कांस्टेंट रहेगा। ये कनेक्शन ओरिएंटेड भी है। पहले हैंडशेकिंग के पैकेट्स होते हैं, कंट्रोल के मैसेजेस होते हैं, बिट्स जाती हैं, सेंडर और रिसीवर आपस में इनिशिएट करते हैं अपने ट्रांसमिशन को, अपनी स्टेट्स को एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। इसमें फ्लो कंट्रोल का भी फायदा ये हो जाता है कि हम जो सेंडर है वो इतने ज्यादा डाटा सेंड नहीं करता कि रिसीवर उसको संभाल ही ना सके। टीसीपी का अगर आप सेगमेंट देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर यानी टीसीपी का जो पैकेट है जिसे हम सेगमेंट कहते हैं, उसके स्ट्रक्चर में आपको सोर्स की पोर्ट भी नजर आएगी, डेस्टिनेशन की पोर्ट भी जो है वो नजर आएगी। फिर ये जो सीक्वेंस नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीक्वेंस नंबर है, ये सीक्वेंस नंबर एक्चुअली ये बता रहा होता है कि आपके जो एक मैसेज आप सेंड कर रहे हैं उसके आपने जितने सेगमेंट्स बनाए हैं हर सेगमेंट के अंदर कितने कितने बाइट्स आप सेंड कर रहे हैं। ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है, क्योंकि हमारे पास ये फुल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन है तो सेंडर रिसीवर को डाटा सेंड कर रहा है तो रिसीवर सेंडर को भी डाटा सेंड कर रहा है। रिसीवर की तरफ से जब डाटा सेंडर की तरफ आता है तो वो एक्नॉलेजमेंट का नंबर होता है और एक्नॉलेज बकायदा बताया जाता है कि कितने बाइट्स जो है कितने सीक्वेंस नंबर तक बाइट्स हमारे पास आ चुके हैं। इसके अंदर हेडर की लेंथ ये वेरी कर रही होती है। हेडर की लेंथ वेरी करती है, वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसके अंदर किस तरह की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड हो रही है।
आमतौर पर ये जितने टैग आपको नजर आ रहे हैं ये सारे इस्तेमाल नहीं होते, जिसके अंदर अर्जेंट डेटा का भी है, जिसके अंदर एक्नॉलेजमेंट की वैलिडिटी को भी चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, पुश डेटा के लिए भी इस्तेमाल होता है, फिर रीसेट है, फिर सिंक्रोनाइज है, फिर फाइनलाइज डेटा है। ये मुख्तलिफ सिंगल सिंगल बिट की शक्ल में एक एक फील्ड यहाँ पर रखा होता है। मुख्तलिफ सिस्टम्स जब हम बनाते हैं सेंडिंग और रिसीविंग के, तो उनके अंदर हम इनके मुख्तलिफ तरीकों से इनके कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर रहे थे। इसी तरह रिसीविंग विंडो का भी एक साइज फिक्स होता है। ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि हम लोग जो कंजेशन है उसको कंट्रोल कर सके, फ्लो कंट्रोल को कर सके। चेकसम हम जैसे यूडीपी में डिस्कस किया था वैसे ही यहाँ पर भी चेकसम है। इस तरह अर्जेंट डेटा का पॉइंटर है, नॉर्मली ये भी इस्तेमाल नहीं होता। इनमें से जो बिट्स इस्तेमाल नहीं होती वो हेडर के अंदर शामिल हो जाती है, तो इसलिए हेडर वेरिएंट हो जाता है। फिर हमारे पास एप्लीकेशन डेटा है, और ये वेरिएबल लेंथ इस तरह नहीं है कि आप एक टीसीपी के पैकेट्स के लिए इसको वेरिएंट करें, बल्कि हर एक जो टीसीपी का कनेक्शन बनेगा वो इस लेंथ को अपने हिसाब से सेट कर सकता है। ये एक्चुअली पेलोड है, ये हमारा वो डेटा है जो हमने सेंड करना है। टीसीपी के जो सीक्वेंस नंबर्स हैं और एक्नॉलेजमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको समझे बगैर हम रिलायबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते टीसीपी के अंदर। सो सीक्वेंस नंबर सिंपल बाइट स्ट्रीम नंबर्स हैं, फर्स्ट बाइट से लेकर जितने जितने बाइट्स का आपका एक सेगमेंट बन रहा है वो इसके सीक्वेंस नंबर कहलाते हैं। एक्नॉलेजमेंट्स चूंकि टीसीपी के अंदर और अब यूडीपी के अंदर भी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट्स के पैकेट नहीं होते, इस वजह से सिंपल एक्नॉलेजमेंट्स, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड की जाती हैं। इवन अगर हमें नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजनी भी हो तो हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट को सेंड कर देते हैं। हम इनको मजीद जाके आगे डिस्कस करेंगे इन दोनों चीजों को कि सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट्स किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। रिसीवर आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट्स को कैसे डील करेगा, ये चीज हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की कि इसके लिए टीसीपी का कोई आरएफसी आपको प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं देता कि आप उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये चीज आपने अपनी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो है वो छोड़ी, आपने उसके ऊपर आके इम्प्लीमेंट करनी होती है कि वो उसे कैसे करता है। हमारे पास आउट ऑर्डर जो सेगमेंट्स हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि बाद वाले बाइट्स पहले आ जाए, या ये हो सकता है कि एक पैकेट के एक सेगमेंट के अंदर से कुछ बाइट्स हमारे जाया हो जाए। तो हम इनको मुख्तलिफ तरीकों से डील कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें कि हमारा आउट ऑफ ऑर्डर एक सेगमेंट आ गया है, अभी उसका प्रीवियस सेगमेंट हमारे पास नहीं आया, तो हम उसे कैश भी कर सकते हैं, या हम मतलब हम उसे अपने बफर में स्टोर कर सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि उसे इग्नोर कर दें, उसे डिस्कार्ड कर दें, और वो वाला जो पैकेट है उसे हम दोबारा जो है वो सेंडर से कहकर तो सेंड करवा लें। दोनों तरीकों से इसे डील कर सकते हैं, और भी इसके बहुत सारे मल्टीपल मेथड होते हैं, लेकिन आउट ऑफ ऑर्डर रिसीविंग को टीसीपी जो है ये डिफाइन नहीं करता। सो जो पैकेट्स का आपका विंडो का जो साइज होता है उसमें जो पैकेट्स आपके आ जाते हैं वो एक्नॉलेज हो जाते हैं, फिर जो सेंड किए जाते हैं, फिर अभी जो सेंड नहीं किए गए और जो हमारे पास मिस हो गए, ये सारे एक डायग्राम की शक्ल में आपको दिखाए। हम आगे एक एग्जांपल की शक्ल में इसको देखेंगे, इस सारे के सारे प्रोसीजर को। फर्ज करें कि हमारे पास एक सेंडर है ए जो बी को एक 500,000 बाइट्स की एक फाइल सेंड करता है, और जो हमारा MSS है मैक्सिमम सेगमेंट साइज वो 1000 बाइट्स का है। तो फर्स्ट बाइट 0 से स्टार्ट होगी और 999 तक 1000 बाइट्स कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा जो स्टार्ट हो रहा होगा वो स्टार्ट होगा 1000 से और वो 999 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हमारा तीसरा सेगमेंट होगा, इसी तरह हमारा चौथा सेगमेंट होगा, और इसी तरह हमारा लास्ट सेगमेंट जो है वो भी ये 500 सेगमेंट्स के अंदर हमारा एक जो डेटा फाइल है वो सेंड होगी, और इसके जो 500 सेगमेंट्स हैं उनके स्टार्ट एंड बाइट्स यहाँ पर सारे बता दिए गए। इसके अंदर जो सीक्वेंस नंबर है वो आपके पास ये इसका स्टार्टिंग एंडिंग नंबर्स ये सारे इसके सीक्वेंस नंबर है। अब अगर हम ए से बी की तरफ डेटा सेंड कर रहे हैं तो जब पहला पैकेट सेंड किया जाएगा यानी पहला सेगमेंट सेंड किया जाएगा तो उसके अंदर जो स्टार्टिंग बाइट है वो यहां पर मेंशन कर दी जाएगी। क्योंकि अभी ए ने बी से कोई डेटा रिसीव नहीं किया तो इसने कोई एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करनी। तो अगर हम ये यूनिडायरेक्शनल देखें कि सिर्फ ए जो है वो बी को सेंड कर रहा है, तो फिर हमारे हर पैकेट का जब हम सेंड कर रहे होंगे तो सेंडर की साइड से जो सीक्वेंस होगी वो इस सेगमेंट का स्टार्टिंग नंबर होगा, और जो एक्नॉलेजमेंट होगी वो एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि हम कोई डाटा एक्नॉलेज नहीं कर रहे। हम अब आगे चलते
कि अब इस पैकेट्स के यानी इन सेगमेंट्स के मिलने पर किस तरीके से रिसीवर रिस्पॉन्ड करेगा। जी, अगर बी भी डेटा सेंड कर रहा हो ए को पिगी बैक स्टाइल में, यानी जिस पैकेट में उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड करनी है उसी पैकेट में वो डेटा भी सेंड कर सकता है, क्योंकि टीसीपी के पैकेट के अंदर पेलोड की जगह तो हमारे पास मौजूद है। तो अब जरा इनको एनालाइज करके देखिए। सबसे पहले ए ने पैकेट सेंड किया जिसका सीक्वेंस नंबर 0 था, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, और चूंकि अभी इसने बी से कुछ रिसीव नहीं किया इसलिए इसने एक्नॉलेजमेंट कुछ भी सेंड नहीं की। अब जब इसका रिस्पॉन्ड करेगा बी रिसीवर साइड से, तो उसने इसको डेटा सेंड किया 0 बाइट से लेकर, उसके पास अपने पैकेट्स हैं जो उसने डेटा सेंड करना है जो रिसीविंग साइड से आ रहा है, और ये जो इसका एक्नॉलेजमेंट है इसके ऊपर आपने थोड़ा सा गौर करना है। देखिए जो पहला हमारे पास ये वाला सेगमेंट था, इसमें लास्ट बाइट हमारे पास थी 999। अब जब अगर ये सेगमेंट पूरे का पूरा रिसीवर के पास पहुंच गया तो वो ये एक्नॉलेज करेगा कि 999 तक तो मेरे पास आ गए, नाउ आई नीड 1000, बाइट नंबर 1000। तो जब ये नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट को सेंड करेगा तो एक्चुअली ये इसकी एक्नॉलेजमेंट होगी कि भाई मुझे 999 तक तो आ गए, मुझे अगली बाइट यहां से लेकर सेंड करो। अब ये जो 0 वाली बाइट है ये इसने इसको सेंड की इसी पैकेट के अंदर और 1000 डिमांड की। तो अब ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्चुअली जो एक्नॉलेजमेंट के बिट्स होते हैं, जो एक्नॉलेजमेंट का नंबर होता है वो ये होता है कि नेक्स्ट बाइट मुझे कौन सी चाहिए। अब ए इसको रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, ए सबसे पहले इसे कहेगा कि मैं अपना नेक्स्ट पैकेट सेंड कर रहा हूं जो कि स्टार्ट हो रहा है 1000 नंबर बाइट से। जब ये 1000 नंबर बाइट से स्टार्ट किया, अब फर्ज करें कि बी ने इसको 5 बाइट्स सेंड किए थे, 0, 1, 2, 3 और 4, और जो नेक्स्ट बाइट थी वो क्या थी, वो 5 डिमांड कर रहा था। अब ए ने उन 4 बाइट्स की रिसीविंग इसको दे दी, क्या बताकर, आई नीड बाइट नंबर 5 नाउ। तो अब ये जो 5 नंबर एक्नॉलेजमेंट सेंड की गई है बी को यानी रिसीवर को, एक्चुअली ए बी से डिमांड कर रहा है कि मुझे नेक्स्ट सेगमेंट सेंड करो जो बाइट नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो दूसरा सेगमेंट है, अगर ये 1000 से लेकर 199 तक प्रॉपरली रिसीव हो गया तो नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो 2000 से स्टार्ट हो रहा है। अब जो बी है वो जब एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा तो एक्चुअली वो डिमांड सेंड करेगा कि मुझे नेक्स्ट जो मेरा पैकेट है वो सेंड करो 2000 से। ये कब तक होता रहेगा, जब तक आपका फाइनलाइज डाटा की बाइट नहीं आ जाती पैकेट के अंदर। जब फाइनलाइज डाटा का बाइट आ जाएगी उसके अंदर, जो हमने एक फ्लैग देखा था, जब वो आएगी तो फिर ये ट्रांसफर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो एक्चुअली सीक्वेंस और एक्नॉलेजमेंट ये आपस में मिलकर पेड़ की शक्ल में काम करते हैं। सीक्वेंस ये बता रहा होता है कि मैं सेंड क्या कर रहा हूँ, और एक्नॉलेजमेंट ये बता रहा होता है कि मुझे नेक्स्ट बाइट कौन सी चाहिए। सो ये पूरे का पूरा मैकेनिज्म इस तरीके से टीसीपी के अंदर काम करता है। बाकी आप इसको देख लीजिएगा, बुक के अंदर से भी मजीद डिटेल भी आपको मिल जाएगी। आपको सीक्वेंस और एक्नॉलेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग होगी तब आप इन पैकेट्स को समझ सकेंगे। अब हम ये देखते हैं कि फर्ज करें जो 0 से लेकर 999 तक डेटा सेंड किया गया था पहले सेगमेंट के अंदर। अब उस सेगमेंट के अंदर बाइट्स है एक्चुअली 1000 बाइट्स, उनमें से हुआ ये कि फॉर सम रीजन और द अदर हमारे पास जो बाइट्स रिसीव हुई बी के पास वो 535 तक थी, या ए के पास रिसीव हुई 535 ना, भेजनी थी 1000, रिसीव हुई 535, और दरमियान से कुछ बाइट्स जाया हो गई और फिर हमारे पास रिसीव हुई 9000 से लेकर 999 तक। सो जो आखिरी बाइट रिसीव हुई इसके बाद वाली जो बाइट है उसको एज ए एक्नॉलेजमेंट सेंड किया जाएगा रिसीवर सेंडर को कि भाई मुझे 9999 तक नहीं मिली बल्कि मुझे 535 तक बाइट्स मिली है, नाउ यू शुड सेंड मी डेटा फ्रॉम 536 अप टू जहां तक अगला पैकेट रिसीव हो चुका है। अब अगला जो सेगमेंट है वो 900 से स्टार्ट हुआ है, तो 900 -1 मींस 536 से लेकर
899 तक का जो डेटा है ये मिस है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये ऑप्शन है कि हम इस पूरे पैकेट को यानी सेगमेंट को जाया कर दें और 536 से लेकर 999 तक सारे बाइट्स रीसेंड करवा दें। और दूसरा हमारे पास मेथड क्या है कि हम इसको बाकायदा ये भेज दें कि मुझे 536 से लेकर डेटा जो है वो सेंड कर दो। जब 536 से लेकर डेटा सेंड होगा तो वो फिर 999 तक का कंप्लीट पैकेट आएगा। आप उसमें से 900 से लेकर 999 तक तो डुप्लीकेट हो जाएंगे, आप इन डुप्लीकेट पैकेट्स को डिस्कार्ड कर सकते हैं। इसी वजह से ये कहा जाता है कि हमारे पास जो इसके अंदर रीट्रांसमिट करने के लिए रिकवरी है वो टीसीपी नहीं बताता, बल्कि हम उसे अपनी एप्लीकेशन के अंदर हैंडल करते हैं। The application layer always sees order data, nothing out of order is available to the application. तो आप उसे बफर भी कर सकते हैं और आप उसको रीट्रांसमिट भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से जो सीक्वेंस नंबर्स हैं और जो एक्नॉलेजमेंट्स हैं उनको यूज किया जाता है टीसीपी के पैकेट में। ये एग्जांपल डायग्रामेटिकली आपको दिखाई गई है कि सीक्वेंस 42 है, 42 से लेकर कहाँ तक डेटा चाहिए, वो डेटा जो है वो सी है। जब ये रिक्वेस्ट इसकी एक्सेप्ट हो जाएगी, मींस एक्नॉलेज हो जाएगा सी तक, तो हमें 42 से जो नेक्स्ट पैकेट है उसकी एक्नॉलेजमेंट हम सेंड कर देंगे। मींस सीक्वेंस नंबर 42 चूंकि एक बाइट सिर्फ सेंड की गई है तो हमें नेक्स्ट बाइट चाहिए तो 43 भेज दी गई। इसी तरह इस पैकेट के अंदर अगर ये एक्नॉलेजमेंट 79 की है, यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट सेंड की जा रही तो ये उसको 79 डेटा भेज देगा और 43 की एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। तो एक्नॉलेजमेंट मींस आई नीड दिस और सीक्वेंस मींस आई एम सेंडिंग दिस। नाउ आई थिंक इट्स क्लियर। राउंड ट्रिप टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, कुछ फॉर्मूले भी इसके अंदर आएंगे, बट यू नीड नॉट टू लर्न दोस फॉर्मूलाज, क्योंकि हम लोग टीसीपी जो है वो प्रोटोकॉल नहीं बना रहे, सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं इन चीजों को कि राउंड ट्रिप होता क्या है और टाइम आउट कैसे होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर रिलायबिलिटी चाहिए। टीसीपी जो है ये गारंटी करता है कि विद इन स्टिपुलेटेड टाइम डेटा जो है वो रिसीव लाजमी होगा, वरना रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाएगी। तो ये टाइम आउट कैलकुलेट कैसे की जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात होती है। सो टीसीपी टाइम आउट वैल्यू जो है वो राउंड जो ट्रिप टाइम होता है, राउंड ट्रिप टाइम सेंडिंग से लेकर एक्नॉलेजमेंट आने तक का पूरा टाइम आरटीटी कहलाता है। तो ये इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब एक ग्रेस टाइम भी रखा होता है कि अगर इतने टाइम, फर्ज करें कि पैकेट जाने में और एक्नॉलेजमेंट आने में 1 सेकेंड लगता है, तो हो सकता है कि उसका जो टाइम आउट है वो 1.2 सेकेंड हो। थोड़ा सा ग्रेस पीरियड उसको कवर करने के लिए रखा जाता है ताकि हल्का फुल्का डिले जो है वो भी हम उसे बियर कर सकें। लेकिन ये डिले भी जो है ये बिला वजह नहीं होता, बल्कि ये बहुत सारे पैरामीटर्स की बेस पर होता है। हम इस टाइम आउट को बहुत छोटा भी नहीं कर सकते, ये ना हो कि आरटीटी से ही कम हो जाए। अभी उसका राउंड ट्रिप पूरा भी ना हुआ तो वो प्री मेच्योर जो है टाइम आउट हो जाए तो हम पैकेट को रीसेंड कर देते हैं। और ये बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये ना हो कि दरमियान में पैकेट स्निफिंग हो जाए, पैकेट स्निफिंग करने के बाद उसे प्लेबैक भी कर दिया जाए और अभी तक हमारा जो टाइम आउट है वही ना हो। तो हम इसको एस्टिमेट कैसे करते हैं, हम सबसे पहले एक सैंपल पैकेट भेजकर उसे चेक करते हैं कि हमारा राउंड जो ट्रिप टाइम है वो कितना होगा। वो उसको हम मेजर करते हैं ट्रांसमिशन से लेकर उसके एक्नॉलेजमेंट आने तक। इसमें अगर हमें रीट्रांसमिट भी करना पड़ रहा है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। मतलब एक्नॉलेजमेंट अगर हमारे पास आती है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट कैसे आएगी, प्रीवियस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट दोबारा सेंड कर दी जाएगी। तो हम इसका आरटीटी सैंपल पैकेट के साथ भी कैलकुलेट करते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि एवरेज जो राउंड ट्रिप है इस तरह की कम्युनिकेशन में वो कैसा रहा होगा। फिर हम ये कुछ फार्मूलाज भी इस्तेमाल करते हैं जो आपसे कंसर्निंग नहीं है, सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि राउंड जो आपका टीसीपी का राउंड ट्रिप टाइम और टाइम आउट है उन दोनों के दरमियान एक बाकायदा रिलेशनशिप होता है और हमेशा ये टाइम आउट राउंड ट्रिप टाइम से ज्यादा होता है। दीज आर कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ सम स्पेसिफिक फॉर्मूलाज। तो आप ये देखिए हमारा जो एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम है वो इतना है तो सैंपल आरटीटी इतना आ रहा है। अगर ये पैकेट है तो इसका इतना आ रहा है, मींस हमारा हर पैकेट के लिए भी ये डिफरेंट हो सकता है। और ये जो इसका टाइम आउट है ये भी उस पैकेट के अंदर बाकायदा मेंशन किया जाता है। अब ये जो टाइम इंटरवल एक्चुअली उसी राउंड ट्रिप टाइम और टाइम आउट को लेकर, दोनों को लेकर तो इस्तेमाल किया जाता है। सेफ्टी मार्जिन इसके साथ रखा जाता है
एस्टिमेटेड इतना है, सेफ्टी मार्जिन इतना है, तो टोटल मिलाकर टाइम इंटरवल कितना होगा। सो इस तरीके से हम टाइम आउट को कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके फिर वो टाइम आउट हमारे पैकेट के साथ सेंड कर दिया जाता है। अगली चीज हमारे पास जो है वो है रिलायबल डेटा ट्रांसफर की जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से ये अचीव करता है। सो टीसीपी रिलायबल डेटा सर्विस क्रिएट करता है आईपी के लेयर के ऊपर, और आईपी आपका नेटवर्क का प्रोटोकॉल है। आईपी जो कि नोड टू नोड आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। हम इसके अंदर पाइपलाइन सेगमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, एक वक्त में एक से ज्यादा सेगमेंट्स को सेंड करते हैं और फिर उनकी एक्नॉलेजमेंट भी क्यूमुलेटिव सेंड करते हैं। फिर हम बात दफा सिंगल रिट्रांसमिशन टाइमर को भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी देखते हैं कि हम पैकेट जो सेंड कर रहे हैं उसका जो रिट्रांसमिशन है कैलकुलेट किस तरीके से की जाएगी। मतलब आपने एक टाइमर तो लगा दिया, अब आप पैकेट सेंड करते हैं तो टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। अगर तो टाइमर के एक्सपायर होने से पहले पहले एक्नॉलेजमेंट आ गई तो वेल एंड गुड, अगर उससे पहले उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो फिर टाइम आउट का इवेंट जो है वो कॉल होगा और वो कॉल होने के बाद आपका पैकेट रिट्रांसमिट हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका पैकेट एक्नॉलेजमेंट आपके इस टाइम आउट टाइमर से पहले आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपने 2 सेकंड का टाइम आउट रखा हुआ था, आपको एक्नॉलेजमेंट 1.2 सेकंड में आ गई है, तो टाइमर रीसेट हो जाएगा और नेक्स्ट पैकेट के साथ अटैच हो जाएगा। सो इनिशियली डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स को इग्नोर करके तो इसे कैलकुलेट किया जाता है और उसमें फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल, इन सब चीजों को फिलहाल छोड़ दें। सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि ये जो हमारा टाइमर है, ये टाइमर जो किसी पैकेट के टाइम आउट होने को कैलकुलेट करता है वो किस तरीके से काम कर रहा है। सो रिसीविंग साइड पर हम लोग क्या करते हैं जी, सबसे पहले एक सेगमेंट क्रिएट होता है सीक्वेंस नंबर के साथ। हमने सीक्वेंस नंबर को कैलकुलेट कर लिया, जब उसे सेंड करते हैं तो टाइमर को स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो पहले से नहीं चल रहा तो अगर वो पहले से चल रहा है तो हम उसको स्टॉप करके रीसेट करके दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। अगर टाइम आउट का इवेंट अकर हो गया तो सेगमेंट जो है वापस रीसेंड करें, और जब नया पैकेट आप सेंड करेंगे, नया सेगमेंट सेंड करेंगे तो उसका टाइमर फिर से 0 से स्टार्ट होगा। जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी तो अगर तो वो टाइम आउट के दरमियान टाइम आउट के टाइम तक हो जाए तो वेल एंड गुड, हम टाइमर को दोबारा से रीसेट कर देंगे। स्टार्ट टाइमर देयर आर स्टिल अनएक्नॉलेज्ड पैकेट्स, अगर और भी एक्नॉलेजमेंट आने वाले पैकेट्स हैं तो हर एक पैकेट के साथ उसका टाइमर अलग से काम कर रहा होगा। ये उन्हीं चीजों को एक फिनिट सेट स्टेट मशीन के साथ भी जो है वो बताया गया कि किस तरीके से वो टाइमर स्टार्ट होता है। तो सिंपल चीजें आपको यही याद रखनी कि जब एक सेगमेंट क्रिएट होगा सीक्वेंस नंबर के साथ, जब हम उसे सेंड करेंगे तो टाइमर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट अगर उस टाइमर के एक्सपायर होने तक आ गई तो टाइम आउट का इवेंट अकर नहीं होगा, अगर नहीं आती उसके दरमियान तो वो टाइम आउट हो जाएगा, और अगर टाइम आउट होने से पहले एक्नॉलेजमेंट आ जाए तो वो दोबारा से रीसेट होकर नेक्स्ट पैकेट के साथ अटैच हो जाएगा। ये जरा इसकी ट्रांसमिशन के कुछ सीन्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सीक्वेंस नंबर 92 भेजा, 8 बाइट्स का डेटा था, तो अब आपको जो 92 से लेकर 99 तक के बाइट्स रिसीव हुए, नेक्स्ट बाइट हमें 100 चाहिए थी, हमने एक्नॉलेजमेंट में 100 लिखकर भेज दिया, लेकिन ये टाइम आउट हो गया। जब ये टाइम आउट हुआ तो यही सीक्वेंस जो थी ये दोबारा सेंड कर दी गई। जब ये दोबारा सेंड की गई तो अब इसकी एक्नॉलेजमेंट जो है वो टाइम आउट के अंदर अंदर पहुंच गई। जब इसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी तो फिर हमारा नेक्स्ट पैकेट सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये देख लें कि ये पैकेट पहले भी प्रॉपर रिसीव हो गया था, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हुई थी। जब ये दोबारा रिसीव होगा तो इसकी डुप्लीकेशन को चेक करके ये पैकेट डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इसी तरह हम प्री मेच्योर टाइम आउट को देखें कि हमने उसके राउंड ट्रिप से भी छोटा रख दिया टाइम, तो हमारा हर पैकेट जो है वो डुप्लीकेट होता चला जाएगा। हमने इस सीक्वेंस को और इस सीक्वेंस को सेंड किया, अब इन दोनों की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई थी, ये दोनों का टाइम आउट एक्सपायर हो गया, तो हमें फिर ये दोबारा से रीसेंड करना पड़ेंगे। इस वजह से हम टाइम आउट को जो हमारा राउंड ट्रिप टाइम होता है उसके अंदर सेफ्टी मार्जिन को लगाकर फिर कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह अगर आपने ये बाइट्स को सेंड किया, दो हमारे पास सेगमेंट्स है जिन्हें हमने सेंड किया, जो कि हम पाइपलाइन में सेंड कर रहे हैं, दूसरे की एक्नॉलेजमेंट आ गई, पहले की एक्नॉलेजमेंट हमारे पास नहीं आई थी क्योंकि उसका टाइम आउट हो गया। तो अगर ये आ गया हमारे पास इसी का, जिसकी हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आई, हमने वही सेंड कर दिया कि नेक्स्ट हमें इतना डेटा जो है वो चाहिए। अब यहाँ ये चीज देखी जाएगी कि जो एक्नॉलेजमेंट हमारे पास आ रही है वो पिछले पैकेट से ज्यादा है, मीन्स यहाँ गैप कैलकुलेट हो गया कि हमें यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट चाहिए थी 100 की,
जबकि एक्नॉलेजमेंट हमारे पास 120 की आ गई। तो ये जो 20 का गैप कैलकुलेट हुआ है, इससे पता चलता है कि हमारा ये पैकेट लॉस हुआ है या हमारी एक्नॉलेजमेंट लॉस हुई है। तो अगर ये दोनों सूरतों में हमारी रीट्रांसमिशन दोबारा हो जाएगी। सो ये कुछ इवेंट्स हैं जिनके बेस पर टीसीपी का रिसीवर जो है वो डिसाइड करता है कि इनको रीट्रांसमिट करवाना है या नहीं करवाना। और ये सारे के सारे जो सीन है ये समटाइम्स टाइम आउट होने पर अकर होते हैं और समटाइम जो है वो टाइम आउट के दौरान ही अकर हो जाते हैं। मीन्स अभी टाइम आउट नहीं हुआ लेकिन जो एक्नॉलेजमेंट आई उसके अंदर गैप आ गया। तो अगर एक्नॉलेजमेंट में गैप आ जाए तब भी ट्रांसमिशन, और अगर एक्नॉलेजमेंट में गैप नहीं आ रहा बल्कि हमारी एक्नॉलेजमेंट ही नहीं आ रही, टाइम आउट हो रहा है, तो तब भी उसकी रीजनरेशन होगी, दोबारा से उसका जो पैकेट है वो सेंड किया जाएगा। तो यही उन्हीं सीन्स को एक ग्राफिकली भी दिखाया गया कि पाइपलाइन में हम 4 डिफरेंट सेगमेंट्स को सेंड कर रहे हैं, उनमें से एक सेगमेंट की सिर्फ अगर एक्नॉलेजमेंट हमारे पास लॉस हो जाती है, हमें नहीं मिलती, तो फिर क्या होता है कि हम प्रीवियस की जो है वो एक्नॉलेजमेंट को दोबारा सेंड कर देते हैं। तो अब जब प्रीवियस की एक्नॉलेजमेंट थी 100 वाली, जब ये पैकेट नहीं आएगा तो उसको दोबारा बार बार जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। और ये बार बार सेंड करने की वजह से जैसे ही 3 टाइम एक पैकेट की एक्नॉलेजमेंट सेंड होगी, जैसे ही 3 टाइम्स एक पैकेट की एक्नॉलेजमेंट हमारे पास आएगी, तो ये पता चल जाएगा कि तो पैकेट लॉस हो गया। तो पैकेट लॉस को भी रीट्रांसमिट जो है वो कर दिया जाएगा। तो इस मुख्तलिफ तरीकों से इसको बाकायदा जो अंदाजा लगाया जाता है कि क्या एक्नॉलेजमेंट लॉस हो रही है या उसका पैकेट लॉस हो रहा है, और उसकी बेस पर हम लोग उसे रीट्रांसमिट करते हैं। यही फिनोमेना फास्ट रीट्रांसमिट भी कहलाता है कि जब हमें लॉन्गर डिले आ जाए रीसेंडिंग में लॉस पैकेट्स में, या जब हमें मल्टीपल एक्नॉलेजमेंट, आमतौर पर इसकी जो नंबर ऑफ एक्नॉलेजमेंट है वो 3 रखी जाती है कि अगर हमारे पास 3 एक्नॉलेजमेंट सेम डेटा पैकेट की आ जाए, ट्रिपल डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स आ जाए, तो हम फिर फौरी तौर पर बगैर टाइम आउट का वेट किए उस पैकेट को रीट्रांसमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमने रिलायबिलिटी को देखा है कि किस तरीके से रिलायबिलिटी जो है वो क्रिएट होती है हमारे इस टीसीपी के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंजेशन कंट्रोल को भी देखेंगे। थैंक यू।